हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। बच्चों, तो पिछले वाले वीडियो में हमने यह कहानी कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत के लोक कथा पर आधारित थी और इसमें अभी हम चलते अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। भोला भाला, टॉपिक आगे भोला भाला। प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चल के अपना खर्च कैसे चलाएगा, अपना जीवन किस तरह करेगा। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं अपने बेटे को प्यार से समझाती। शहर की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। प्रश्न 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़े के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि उसे चतुर और समझदार बनाना चाहते थे। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो उनसे बातचीत करो, जो रोज़ जानने की कोशिश करो क्या आपने निर्णय से खुश हैं? क्यों एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे से बात करें। यहीं भी पूछो कि उन्होंने यह जगह क्यों छोड़ दी। तो उत्तर है कि हमारे यहाँ बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पास पड़ोस गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि वह सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानी के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वही मेरे पड़ोस में रहने वाला एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौ एक तरह का अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करने से कुछ अनाज का नाम पता करो, जैसे गेहूँ और जौ। मक्का, बाजरा, दलिया, धान, जौ ये सब अनाज हैं। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं, आपको और हमको सबको पता है। और ये तीनों संज्ञा हैं, नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दोनों प्रकार की संज्ञाओं से करो। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, इसको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बांटना है। तो पहला भोजन और वेशभूषा, शहर और ये धातु, ये सब जातिवाचक में आएगा। ये सब जातिवाचक में आएगा ये सब। और बाकी व्यक्तिवाचक में आएगा, जैसे तांबा ये व्यक्तिवाचक है। ले एक शहर का नाम है। और धातु और शेरवानी ये सब व्यक्तिवाचक है। धातु तो जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर लिखो। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे भोजन, धातु और शहर, ये 3 हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं और इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। तो भोजन में मैंने लिखा दाल, चावल, हलवा। धातु में सोना, चांदी, टीन। और शहर में दिल्ली, मुंबई और भावनगर, ये सब शहर के नाम हैं।
तुम शेर मैं सवा शेर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पर नहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम अपनी अपनी चीट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उसे डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो, उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। ठीक है, जिसने अच्छा आइडिया दिया होगा वह बीरबल होगा। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर है अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। अध्यापक और टीचर में हुआ है ये क्वेश्चन आंसर। तो अध्यापक ने कहा तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपको उस पत्थर आधे घंटे हाथ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे कह दिया, फिर एक बर्फ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे वह आधे घंटे हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करें। ठीक है, क्वेश्चन 3 है प्रश्न। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों को बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो क्या मंत्री को सचमुच में यह बात पसंद नहीं आई? तो अपने उत्तर को कारण भी बताओ। तो ऐसा नहीं था, उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री का पता चल गया कि वह काम उन बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक और होशियार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें ऐसा किया और बाद में उसने उस लड़की को अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। और नेक्स्ट पॉइंट है सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताना है। तो उत्तर है कि भेड़ों के बालों से ऊन बनाया होगा और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा। ये उत्तर दिया हुआ है। बात को कहने के तरीके, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। देखो, जैसे कह दिया है कि चैन से जिंदगी चल रही थी, तो जिंदगी आराम से कट रही थी। होशियार उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। नंबर 3। नंबर ग, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 2, लोन पोगार का बेटा इसलिए होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को किस चालाक या होशियार कह सकती हैं? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो होशियार का अर्थ होता है समझदार होना। ये होशियार का अर्थ तो होता है जैसे ये समझदार होना, देखिए यहाँ दिए हैं। जबकि चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना। इसी प्रकार भोला का अर्थ होता है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़ होता है। क्वेश्चन का, लड़की को क्या समझदार कहोगे या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि बुद्धि के बल पर वह हर समस्या आसानी से ढूंढ लेती थी।
ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है नाम दो, यहाँ नाम देना है और ये पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोलता है। देखिए, कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। जो कहानी हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जब ही नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आप लोग को जस्ट तुरंत मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया था, हम लोग पढ़े थे। तो नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और नापसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो पढ़ते हैं। नामिया, डावा, मिडमार, लाखपा, नुखू, फू, दोरजे, ये क्या है? ये खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत के शुभ माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी व्यक्ति मिलेगी। जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है और लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चाँद। यानी डावा चाँद जैसी रोशनी फैलाएगा और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का भी नामकरण करते हैं, खासकर डोलमा नाम बहुत मिलता है। यहाँ बुद्ध के स्त्री रूप तारा का तिब्बती नाम है। तो लोनपोगार के बेटे को हम नुखू नाम देंगे और उसकी लड़की का नाम हम डावा देंगे, ठीक है। डावा का अर्थ क्या बताया था? सोमवार और चाँद, दो मतलब होते हैं इसके नाम के। और आगे क्या है? एक है, देखिए, ये जो है दुनिया की छत, तिब्बत दुनिया की छत कहते हैं ना तिब्बत को। तो इसके कुछ कहानी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या दिया है? किसी भी दुनिया की छत है पॉइंट, और इसको पढ़ते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में यह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। देखो, आपको थोड़ा सा बताए थे, इसमें सब दिया हुआ है। स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। और इन पहाड़ों की एक खासियत यह भी है कि यहाँ कई रंग के भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्र में मनचाहे रंग भरे देते हैं। इस पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों से पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत के पूर्वी भाग ही ऐसा ही है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ और पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है, यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अच्छा, काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है कि किसी फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा चल रही है।
इसलिए यहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बत लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग ये पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियों की भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य और ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। और भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है माना जाता है। कपड़ों और खान पीने के लिए यहाँ का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बती का दिल माना जाता है और इसको तिब्बती का दिल भी माना जाता है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।